हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओनली आईएएस। ओनली आईएएस में आप सभी का स्वागत है। हकला गया मैं थोड़ा सा। आज के लेक्चर में क्या करेंगे? एटलीस्ट हकलाएंगे नहीं, है ना? चलो ठीक है, क्या करेंगे? इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्या क्या पढ़ेंगे? टेबल ऑफ कंटेंट ये पूरा दिया हुआ है, इन सबको निपटाएंगे बढ़िया से, है ना? पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज पता नहीं, थोड़ा सा बोरिंग बोरिंग डे मेरे को लग रहा है, तो पहली ऑर्गेनाइजेशन चालू कर देते हैं। ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। बिल्कुल सही बात है, ओपीसीडब्ल्यू। अब ये ओपीसीडब्ल्यू होता क्या है? इट इज एन इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग विद द रिलेशनशिप विद यूनाइटेड नेशन। इंडिपेंडेंट है और इस पर अपनी ऑटोनॉमी है और यूएन के साथ मिलकर काम करेगी। और किसके लिए काम करेगी? ऐसे केमिकल वेपन्स को प्रोहिबिशन करने के लिए काम करेगी। बिल्कुल। इसको इंप्लीमेंट कौन करेगा? केमिकल वेपन कन्वेंशन, जो कि 1997 में फोर्स आ गया था। बड़ी अच्छी बात। इट हैज 193 मेंबर स्टेट, 193 स्टेट मिलके काम करते हैं और वो चाहते हैं कि दुनिया को केमिकल वेपन से खत्म करना है। मतलब दुनिया से केमिकल वेपन्स को खत्म करना है। खत्म तो ऑलरेडी कर ही रहे हैं अपन, तो मिस इंटरप्रेट मत कर देना। दुनिया से सारे केमिकल वेपन्स जिस दिन नष्ट हो जाएंगे तो शांति प्रिवेल करेगी, है ना? और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेग में, नीदरलैंड में, है ना? जहां पर परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन भी है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी है, तो वहां पर इसका हेडक्वार्टर है। इसको याद कर लेंगे। इसका ये लोगो बना हुआ है इस तरह का, ओपीसीडब्ल्यू का। बड़ी अच्छी बात। आगे चलते हैं। 2013 के अंदर इसको नोबेल पीस प्राइज मिला था। पीस प्राइज किसको मिलेगा? जो पीस प्रिवेल करने का काम करेगा और पीस को प्रिवेल करने की कोशिश करेगा। तो भाई इसने की थी तो इसको अवार्ड मिल गया। बड़ी अच्छी बात, मिलना भी चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। एक चीज थी इसके साथ में, आज तक ये जो ओपीसीडब्ल्यू था ना, तो ये बोल सकता था कि केमिकल वेपन्स का यूज हुआ है, लेकिन नाम नहीं लगाता था, फिंगर नहीं करता था कि तुमने किया है। अब देखो, इट हैज बीन रिसेंटली ग्रांटेड एडिशनल पावर्स बाय इट्स मेंबर्स वोटिंग इन 2/3 मेजोरिटी विच अलाउज इट टू असाइन ब्लेम फॉर अटैक्स। मतलब इसके जो 193 मेंबर्स है ना, उसमें 2/3 अगर बोल देंगे, वोटिंग कर देंगे कि देखो इसने केमिकल वेपन्स का यूज किया है, तो उसको ब्लेम भी लगा सकते हैं। अब ओपीसीडब्ल्यू किसी पर अगर ब्लेम लगाता है तो इंटरनेशनली उसकी छवि धूमिल होगी कि नहीं होगी? एक बार इमेज खराब हो जाए तो भाई सामने वाले का बिजनेस खराब हो जाता है। एक आईएएस ऑफिसर के ऊपर अगर एक बार लांछन लग जाए ना, तो उसका कैरियर खराब हो जाता है ना? किसी एक बिजनेस फर्म है, उस पर उससे कुछ गलती हो जाए ना, तो उस पर लांछन लगाता है। इवन ओनली आईएएस आपको क्वालिटी कंटेंट नहीं प्रोवाइड करे ना, तो बोलने लग जाओगे कि अच्छा नहीं करवाते। तो ऑब्वियस सी बात है, तो इससे सब डरेंगे। तो हर आदमी क्या है, लांछन नहीं लग जाए उसके लिए मेहनत करता है। तो हम लोग बहुत मेहनत करते हैं कि हमारा काम गलत नहीं हो जाए। इसीलिए आप भी मेहनत करते हो। क्यों? हमारी लेजिटिमेसी बनी रहे, लेजिटिमेसी बढ़ी रहे, लेजिटिमेट लगे रहे अपन, है ना? इसके लिए ये चीज की जाती है और ये बड़ी अच्छी चीज भी है। इससे क्या है, सब पे दबाव रहेगा। देखो इकोनॉमिक्स की जहाँ पे बात आ जाती है ना, कि भाई आपको अब इकोनॉमिकली नुकसान होने लग जाएगा, तो वहां पर हालत खराब होने के चांस हो जाते हैं। बड़ी अच्छी बात। आगे चलते हैं। This process extended its jurisdiction was heavily opposed by Russia। बिल्कुल। देखो रशिया क्या है, सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन, सबसे ज्यादा केमिकल वेपन, सबका जखीरा बनाया हुआ है और रशिया से सब डरते हैं इसीलिए। तो देखो सीधी सी बात है, ये ओपीसीडब्ल्यू अपने पैर फैलाएगा तो इसको अपोज कौन करेगा? रशिया तो करेगा ही, है कि नहीं? तो रशिया ने इसका अपोज कर दिया। देखते नहीं क्या रशियंस की मिसाइल्स वगैरह का हिसाब किताब कितना तगड़ा रहता है। रशिया बहुत आगे है इन सब चीजों में। नेक्स्ट। लेकिन ब्रिटेन वॉज सपोर्टिंग द मूव। क्यों? द न्यू पावर्स वर नीडेड टू डील विद द रिपीटेड केमिकल अटैक्स इन सीरिया। मिडल ईस्ट के अंदर नरक बना हुआ है ना? तो वहां पर रेगुलेटेड वे में और रेगुलरली केमिकल अटैक हो रहे हैं। टर्की वर्की करवा रहा है उसके साथ रशिया वगैरह मिलके। हिसाब किताब करंट अफेयर्स में आप सुमित सर पढ़ाते हैं ना अपने को, तो बिल्कुल वो पूरा एक सिनेरियो समझाते हैं अच्छे से, है ना? किस तरह से सीरिया को लपेटा जा रहा है और में क्या इश्यूज वगैरह चल रहे हैं। असद की रिजीम है और फिर अर्दगोन वहां का प्रेसिडेंट है, तो हिसाब किताब खराब है। तो केमिकल वेपन का अटैक करोगे तो बेचारे अपने जैसे लोग मरेंगे ना। तो सीधे हम अगर फिंगर पॉइंट करने लग जाएंगे कि भाई इन्होंने किया, ये गलत किया, तो उनसे उन पर दबाव आएगा, है ना? तो इस चीज का ध्यान रखना है। साथ में आपको एक चीज और बता देता हूं, जो मिडिल ईस्ट का मैप है ना, और उसकी सारी लोकेशंस हैं, जैसे एलेप्पो हो गई और भी जितनी सारी लोकेशंस है, किरकुक वगैरह, तो ये हमेशा क्या है, न्यूज में रहती हैं।
मिडिल ईस्ट सबसे डिस्टर्ब्ड एरिया है और इंटरनेशनल रिलेशन के प्रीलिम्स पोर्शन में इन लोकेशंस को बहुत बार पूछा जाता है। तो आप क्या कीजिए, इनको लोकेशंस को एक बार एटलस में सारी मार्क कर लीजिए और उसको देख लीजिए। इससे क्या काफी फायदा मिलेगा हमें, एक दो क्वेश्चन निपट जाएंगे आराम से, है ना। टेंशन वाले एरियाज को यूपीएससी ज्यादा पूछता है, तो यहाँ पर अपना हिसाब किताब सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। इसी को रिलेटेड यूपीएससी ने 2016 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा था। क्या पूछा था? अब देखो, इसको हम एलिमिनेशन टेक्निक से निपटाएंगे। वेग ऑप्शन कैसे बनाती है यूपीएससी? विद रेफरेंस टू द ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स ओपीसीडब्ल्यू कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या? इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन इन वर्किंग रिलेशन विद नाटो एंड डब्ल्यूएचओ। अब देखो, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन रीजनल ग्रुप है और डब्ल्यूएचओ के साथ मिलकर काम कर सकती है क्या? तो यहीं पे ही ऑप्शन 1 गलत और वेग स्टेटमेंट हुआ कि नहीं हुआ? तो पहले ही जहां जहां पर ऑप्शन 1 दिया हो ना उसको काटो। ए ऑप्शन कटा, सी ऑप्शन कटा और डी ऑप्शन कटा, तो काम बन गया ना यार अपना। 2 और 3। इट मॉनिटर्स केमिकल इंडस्ट्री टू प्रिवेंट न्यू वेपन्स फ्रॉम एमर्जिंग। बिल्कुल यार, ओपीसीडब्ल्यू का काम ही है, तो जो 2 तो होगा ही होगा। इट प्रोवाइड्स असिस्टेंस एंड प्रोटेक्शन टू स्टेट्स अगेंस्ट केमिकल वेपन थ्रेट्स। बिल्कुल यार, इसको तो पीस प्रिवेल करना है ना, तो करेगा ये काम ये। और ये दोनों क्या जनरल स्टेटमेंट्स हैं, जनरल स्टेटमेंट्स, बस जनरल स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन 2 और 3 आ जाएगा, तो ऑप्शन बी आंसर है ना, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा अपना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? केमिकल वेपन कन्वेंशन। केमिकल वेपन कन्वेंशन भी एक हुआ था। इसका एम क्या है? इसका एम है एलिमिनेट एन एंटायर कैटेगरी ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बाय प्रोहिबिटिंग द डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, एक्विजिशन, स्टॉक पाइलिंग, रिटेंशन, ट्रांसफर और यूज ऑफ केमिकल वेपन्स बाय स्टेट पार्टीज। बिल्कुल, मास डिस्ट्रक्शन वाले वेपन्स को, उनकी स्टॉक पाइलिंग को, उनको रिटेन, ट्रांसफर सब खत्म करना है ना, केमिकल वेपन वाला हिसाब किताब। लेकिन इजराइल ने इसको साइन तो किया लेकिन रेटिफाई नहीं किया। रेटिफाई करने का मतलब, देखो जैसे इंडिया कोई ट्रीटी को साइन कर देगा, रेटिफाई करने का मतलब ये है कि बाहर उसने साइन तो कर दिया लेकिन अपने पार्लियामेंट से उसको सैंक्शन भी लेना पड़ेगा, है ना, लोकसभा राज्यसभा से पास करवा के, और प्रेसिडेंट से एक्सेंट लेना पड़ेगा। तो वो चीज इन्होंने नहीं की। चलो बात नहीं की तो नहीं की। इसमें कुछ देश हैं, इजिप्ट, नॉर्थ कोरिया और साउथ सुडान, लड़ोकड़े हैं सारे के सारे। लड़ोकड़े का, हमारे राजस्थानी में लड़ोकड़े का मतलब होता है लड़ाई करने वाला। तो उन्होंने ना तो इसको साइन किया है और ना इसको असीड किया है। बड़ी अच्छी बात, तो याद रखना, इजिप्ट, नॉर्थ कोरिया और सुडान, और बाकी सारों ने कर रखा है। बड़ी अच्छी बात। आगे देख लेते हैं। तो केमिकल वेपन कन्वेंशन वाले, पूरी दुनिया केमिकल वेपन कन्वेंशन में रंगी हुई है। तो साइंड और रेटिफाइड वाले कौन है? लाइट ग्रीन वाले। तो देखो लगभग यार एक बात बताओ, सबने तो है ना इनको रेटिफाई कर रखा है, फिर भी दुनिया में तन बदन में दुनिया की आग लगी हुई है। तो यार इन चीजों को सीरियसली नहीं करते, है ना। इन्होंने तो एक एटीट्यूड ये बना रखा है, लॉज आर मेंट टू बी ब्रेकन, है कि नहीं, वरना तो दुनिया में लड़ाई नहीं होनी चाहिए। पर चलो ठीक है। अब देखो इसमें कौन से स्टेट्स हैं। एसिड किसने किसने कर रखा है? तो ये डार्क ग्रीन वाले ना, इन्होंने एसिड कर रखा है, साइन कर रखा है लेकिन रेटिफाई नहीं कर रखा। तो ये देखो केवल इजराइल है और बाकी सब ने हो गया है। और नॉन सिग्नेटरी जो जिन्होंने साइन भी नहीं कर रखा वो हैं ये लाल वाले। तो लाल वाले 3 महाशय हैं, एक तो इजिप्ट बाबू और दूसरे बाबू साउथ सुडान। नॉर्थ सुडान और साउथ सुडान के बीच में झगड़ा हो गया था, तो 2 देश, सॉरी सुडान के बीच में ही वॉर हो गया था। तो उन्होंने क्या किया था, एक दूसरे से अलग हो गए। अच्छा, सबका बाप है ही किम जोंग पोंग, पता नहीं उसका क्या नाम है, न्यूज में दिखाते रहते हैं ना, वो बेकार सा उनका क्या बोलते हैं, तानाशाह, निरंकुश शासक है, डिस्पोटिक मोनार्क है वहां का। तो ये नॉर्थ कोरिया ने भी इसको साइन नहीं किया। एसिड का मतलब क्या होता है? एसिड का मतलब होता है मान लेना, मान तो लिया है ना, लेकिन साइन वाइन नहीं किया अभी। तो धीरे धीरे प्रोसेस में भी कर लेंगे, तो है ना, ये अपन ने इसको देख लिया। आगे चलते हैं। अब देखो इस कन्वेंशन में प्रोविजन क्या है? सिस्टमैटिक इवेल्युएशन ऑफ केमिकल प्रोडक्शन फैसिलिटीज, बड़ी अच्छी बात, एज वेल एज फॉर इन्वेस्टिगेशन of allegation of the use and production of chemical weapon based on intelligence or other state parties।
देखो सीधी सी बात है, केमिकल वेपन्स को खत्म करना है तो केमिकल वेपन्स को खत्म करना है तो उसके बेस पे, रूट पे, जड़ पे जाना होगा कि वो केमिकल वेपन्स बनी क्यों रहे हैं। तो हर तरीके से हर संभव प्रयास करेगा उसका, स्पाइंग भी करेंगे, इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे, सिस्टमेटिक इवेल्युएशन भी करेंगे, हर चीज को साथ में लेके चलेंगे, तब एट द एंड ऑफ द डे रूट कॉज पे चीजें खत्म हो गई। तो बड़ी एक्सरसाइज की चीज है, इस चीज का ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट, सम केमिकल्स विच हैव बीन एक्सटेंसिवली used in warfare but have numerous large scale industrial use such as phosgene are highly regulated। देखो कई केमिकल वेपन्स, कई केमिकल्स इस तरह के होते हैं जिनसे ड्यूअल यूज के हैं, मतलब उसको इंडस्ट्रियल यूज में भी लेते हैं और उसको वेपन्स में भी यूज लेते हैं। तो देखो वो वेपन में ना चले जाएं, देखो इंसान के भले के लिए तो होना ही चाहिए, उनको सुविधा मिल रही है सब लोगों को, तो इंसान के नुकसान के लिए न चले जाएं तो क्या करेंगे, तो रेगुलेट करना पड़ेगा और रेगुलेटेड वे में काम करना पड़ेगा, तो दबाव रखना पड़ेगा सब पे, है ना। तो गलत तरीके से उसको इस्तेमाल ना कर लिया जाए, तो इसके लिए रेगुलेशन का भी काम करती है। जैसे क्लोरीन गैस इज हाईली टॉक्सिक बट बीइंग वाइडली यूज फॉर पीसफुल पर्पस, बिल्कुल क्लोरीन गैस यूज की जाती है, इज नॉट लिस्टेड एज अ केमिकल वेपन, है कि नहीं, टॉक्सिक तो है लेकिन इसको पीसफुल पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है ना, क्लोरीन गैस का। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, जैसे कि व्हाइट फॉस्फोरस है, ये भी हाईली टॉक्सिक है लेकिन बट आर लीगल अंडर CWC। क्यों? व्हेन दे आर यूज्ड बाय मिलिट्री फोर्सेस फॉर द रीजन अदर देन टॉक्सिसिटी, है ना। मिलिट्री उसका यूज भी कर सकती है व्हाइट फॉस्फोरस का, लेकिन लड़ाई के लिए नहीं, अदर रीजंस, है ना, पीसफुल पर्पसेस के लिए, दवाइयां बनाने में, कई चीजों में इस्तेमाल किया जाता है। अच्छी बात, केमिकल वेपन्स, chemicals have few or no use outside chemical weapons, may be produced or used for research, medicine, medical purpose, pharmaceutical purpose, chemical weapons, defense, testing purposes, but production above 100 grams per year must be declared to the CWC। बिल्कुल, एक लिमिट से ज्यादा, जैसे 100 ग्राम से ज्यादा का अगर आप यूज कर बना रहे हो ऐसे सोफिस्टिकेटेड केमिकल्स, तो भाई CWC को बताना पड़ेगा। अ कंट्री इज लिमिटेड टू पोजेसिंग मैक्सिमम ऑफ 1 टन ऑफ दीज मटेरियल्स। 100 ग्राम करके जितने भी है ना, एक टाइप का 100 ग्राम का बनाया तो टोटल मिला के 1 टन से ज्यादा नहीं बना सकते, वरना क्या है, सबको लगेगा स्टॉक पाइलिंग चालू हो गई। जैसे कि सल्फर मस्टर्ड, नर्व एजेंट, इस टाइप की चीजें होती है ना, थोड़े से में ये खेल कर देते हैं। तो इन सब चीजों का रेगुलेशन रखने के लिए CWC है। अच्छा, ये नर्व एजेंट क्या होता है पता है? अरे ये होते नहीं है कि रशियन स्पाई वगैरह, तो ये क्या होते हैं, डिप्लोमेट्स, इन पे ना नजर रखने के लिए, तो इन पर ये नर्व एजेंट्स वगैरह का यूज करते हैं, है ना, उनको लपेटने के लिए। रशिया बड़ा मतलब इनफेमस है इन सब चीजों को लेके, कुख्यात है। तो वहां पे नर्व एजेंट का यूज किया जाता है, छोटा सा इंजेक्शन लगा दिया और उसके बाद में उसके न्यूरल सिस्टम पे इम्पैक्ट पड़ जाता है और पता भी नहीं लगता मर गया वो, है ना। तो इस तरह से उन पर इम्पैक्ट करने की कोशिश की जाती है। थोड़े दिन पहले एक ब्रिटेन के अंदर रशियन शायद कोई पत्रकार था, तो उसको इस तरह से उन्होंने लपेटा था। तो इस तरह का चलता रहता है ना। आगे चलते हैं। Chemical weapons which have legitimate small scale application can be manufactured, must be declared, and there are restrictions on export to countries that are not CWC signatories। बिल्कुल, हमने कोई केमिकल बनाया लेजिटिमेट स्केल पे और वो हम एक नॉन सिग्नेटरी पार्टी को नहीं बेच सकते। क्यों? हम तो सिग्नेटरी हैं, सामने वाला सिग्नेटरी नहीं है, तो ये भी रेस्ट्रिक्शन है बिल्कुल। वरना तो क्या है, वो कभी साइन ही नहीं करेंगे, उनको मोटिवेशन ही नहीं जागेगा कि है ना हम ये केमिकल वेपन के कन्वेंशन पे साइन करें। जैसे कि थियोडी ग्लाइकॉल विच इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मस्टर्ड एजेंट बट ऑल्सो यूज्ड एज सॉल्वेंट इन इंक, है ना, उसके लिए भी यूज करते हैं। आगे चलते हैं। इंडिया और CWC का क्या हिसाब किताब कर रहा है? तो इंडिया ने सिग्नेटरी तो है ही, और इनेक्ट कब कर दिया था? केमिकल वेपन्स कन्वेंशन एक्ट 2000 के अंदर। और ये डिफाइन क्या करता है? केमिकल वेपन्स एंड एम्पावर्स द सेंटर टू सेट अप अ नेशनल अथॉरिटी। इसके लिए क्यों? हिंदुस्तान के अंदर कुछ उल्टा सीधा हिसाब किताब नहीं हो जाए, तो एक अथॉरिटी होनी चाहिए ना सरकार की इन सब चीज़ों को देखने के लिए, तो उसके लिए। और it defines chemical weapons as toxic chemical including munition and devices specifically designed to cause death or other harms। तो उनको ही तो केमिकल वेपन बोलेंगे। वेपन क्या करता है?
वेपन होता है आयुध, वेपन होता है क्या बोलते हैं हिंदी में वेपन, आयुध भी बोलते हैं, और एक ज्यादा अच्छा वर्ड अस्त्र अस्त्र शस्त्र टाइप चीजें। तो क्या किया जाता है उसका, या तो मारने के लिए काम में लिया जाएगा या हार्म करने के लिए काम में लिया जाएगा, इसी तरह की चीजों में तो लिया जाता है उनको। अच्छा, द डेफिनेशन इंक्लूड्स इन इट्स एम्बिट एनी इक्विपमेंट, एक सेकेंड, बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आ गया था एंड दैट वाज सपोज टू बी अटेंडेड। रिकॉर्डिंग में ना इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। आज एक्चुअली मैं थोड़ा सा टेंशन में चल रहा हूँ, सम इश्यूज आर हैपनिंग, सो बट इट्स नॉट, लाइफ में ना ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। कोई नहीं, जितना भी लाइफ में इधर उधर तूफान चलता रहे, हमें आगे बढ़ते रहना और मेहनत करते रहनी है ना। सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, तो इन प्रॉब्लम से तो डील करना ही पड़ेगा, बट इट हैपन्स। मैं अपनी एनर्जी को रिगेन करने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। अब देखो, the definition includes its ambit any equipment specifically designed for employing chemical weapon। देखो होते हैं ना कि ऐसे इक्विपमेंट भी बनते हैं जिनमें हम केमिकल फिट करके और उसको केमिकल को यूटिलाइज कर लें, तो वो भी केमिकल वेपन के कैटेगरी में आ जाते हैं। द एक्ट कंटेन्स प्रोविजन फॉर रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ एनी टॉक्सिक केमिकल और परक्यूसर। बिल्कुल, इसीलिए है ना, कई टाइप के जो केमिकल्स होते हैं ना लैब के यूज के लिए किए जाते हैं, तो वहां पर ना वो केमिकल वाले शॉप से ऐसे बिना रिकमेंडेशन के अपने को मिलते नहीं है। तो वो इन कन्वेंशन की वजह से, और इन कन्वेंशन की वजह से हम अपने रेगुलेशन इस तरह से बनाते हैं। तो देखो, उनका जो इन ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रॉपर मैंडेट है ना, उसको हमें समझना चाहिए। क्या समझा हमने इसका मैंडेट? हमने तीन चीजें समझी। एक तो ये क्योर करेगा, एक फर्दर डेवलपमेंट से बचाएगा, और एक ये रूट कोज पे जाएगा कि इनको खत्म ही कर दिया जाए। ये इसका प्रॉपर मैंडेट है, ये इसका काम करने का भी तरीका है, इन ऑर्डर टू सेव द वर्ल्ड फ्रॉम केमिकल वेपन्स। ओके, आगे चलते हैं। अब देखो, यूनाइटेड नेशंस की डिसआर्मामेंट कमीशन। आर्मामेंट क्या होता है? हथियारबंदी, और डिसआर्मामेंट हथियारबंदी को खत्म करना, मतलब हमको हथियार खत्म करने हैं। तो ये इसका लोगो है, और इसके ऊपर ये एक फाख्ता है ना, ये एक सफेद कबूतर बना हुआ है ना। ये क्या, शांति का प्रतीक है। तो यूनाइटेड नेशन चाहता है कि शांति मिले, तो इसके लिए इस कमीशन को बनाया गया है, और यूनाइटेड नेशंस फॉर डिसआर्मामेंट अफेयर्स। ओके, इसको देख लेते हैं क्या है, क्या करेगा ये। भाई काम तो यही करेगा ना कि कैसे भी करके मोटिवेट कर करा के आर्म्स को खत्म किया जाए। तो इट इज अ सब्सिडरी ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली, जिसको कि क्रिएट किया गया था 1978 में। ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, इसको हल्का सा ध्यान में रखें। इट इज कंपोज्ड ऑफ ऑल यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स, है कि नहीं? यूनाइटेड नेशन के सारे मेंबर स्टेट इसको कंपोज करते हैं। इट रिपोर्ट्स एनुअली टू जनरल असेंबली। भाई देखो, सीधी सी बात है, जैसे हमारे यहाँ के जो बॉडीज हैं, जैसे कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इलेक्शन कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST, जितनी भी ये बॉडीज हैं, किसको रिपोर्ट करेंगी? प्रेसिडेंट को। और एनुअल रिपोर्ट कहाँ पे जाएगी? पार्लियामेंट में जाएगी। वैसे ही ये इनकी एनुअल रिपोर्ट कहाँ पे जाएगी? भाई जनरल असेंबली के पास में जाएगी। क्यों? पूरी दुनिया का लेखा जोखा सामने रख दिया जाएगा, है ना। तो सेम कॉन्सेप्ट चलता है उस पर भी। बड़ी अच्छी बात। आगे, it was created as a deliberative body with the function of considering and making recommendation on various issues in the field of disarmament। क्यों? क्योंकि भाई इसका काम ही ये है, इसका वर्क ही ये है, इसका मैंडेट ही ये है, तो उसी हिसाब से तो काम करेगी। और कैसे काम करेगी? सेम चीज है। आगे चलते हैं। देखो, स्वीपिंग वे में इसको, इन चीजों को पढ़ा रहा हूं मैं आपको। क्यों? क्योंकि सिंपल स्टेटमेंट है। मैंने नोट्स ही इस तरह से आपके बना दिए हैं कि सिंपल जस्ट इनको पढ़ोगे, आपका काम बन जाएगा। नेक्स्ट, इसका मैंडेट क्या है? मैंडेट को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। मैंडेट से काफी क्वेश्चन बन जाएंगे यार अपने। मैंडेट इसका ये है कि प्रिपेयर प्रपोजल फॉर अ ट्रीटी ऑफ द रेगुलेशन, रेगुलेट करना है, लिमिटेशन करना है, और बैलेंस्ड रिडक्शन करना है ऑल आर्म्ड फोर्सेस एंड ऑल आर्मामेंट इंक्लूडिंग एलिमिनेशन ऑफ ऑल वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। देखो, बैलेंस्ड वर्ड क्यों यूज किया इसने? ये ऐसे भी बोल सकता था कि भाई सारे न्यूक्लियर वेपन्स को एक साथ ही खत्म कर दो, या फिर सारे वेपन्स को एक साथ खत्म कर दो। नहीं, क्योंकि काफी सारे नॉन स्टेट एक्टर्स, जैसे कि टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं, जिन पर हमारा बस नहीं चलता, उनके पास तो है हथियार सब। तो उनसे डील करने के लिए अपन क्या करेंगे? कुछ नहीं बचेगा ना हमारे पास में। तो उनसे भी तो अपने को डील करना है ना। तो उसके लिए हमें चाहिए किसी भी तरीके से, लेकिन डील करने के लिए हमें वेपन्स चाहिए।
लेकिन हम वेपन्स को खत्म ही करते जाएंगे ना, तो वो हमारे काके बन जाएंगे, वो सर पे बैठेंगे और हमें मार देंगे वो। तो पीसफुल तरीके से यूज होना चाहिए, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि उनके चक्कर में हम अनलिमिटेड तरीके से इनका प्रोडक्शन चालू कर दें। क्यों? क्योंकि देखो, हथियारों में, वेपन्स के इन्वेस्टमेंट में बहुत पैसा लगता है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट का पैसा उधर लगने लग जाएगा, तो वो चीज़ तो नुकसान है। और देखो, जब हमारे पास में बहुत सारे हथियार जब इकट्ठे होने लग जाते हैं ना, तो हम कभी ना कभी फिर उसका यूज भी करने का मौका पड़ गया तो हम ओवर द बंजो हो जाएंगे, है ना। उनका ओवर एक्साइटेड वे में यूज कर लेंगे तो दुनिया तबाह हो जाएगी। तो एक बैलेंस लेके चलना है। तो इसी के लिए जो पॉलिसीज बनती है ना, हमेशा मिडल फोल्ड पाथ को लेके चलती है, मध्यम मार्ग, ना ज्यादा एक्सट्रीम होना है ना ज्यादा लिबरल होना है, हर सिचुएशन को देखते हुए इसलिए किया जाता है। तो देखो, मैंडेट को समझना बहुत जरूरी है, और ये सिनेरियो मैंने इसलिए बनाया है, क्रिटिकल जो क्वेश्चंस आएंगे ना मेंस के अंदर, उनमें आपको इसी तरह से अपने जवाबों को देना है, रेगुलेटेड एंड लिमिटेड एंड बैलेंस्ड रिडक्शन, उस तरह से करके। अच्छी बात, आगे बढ़ते हैं। द यूनाइटेड नेशन डिसआर्मामेंट कमीशन इज सर्विस्ड सब्सटेंशियली बाय द ऑफिस ऑफ डिसआर्मामेंट अफेयर्स, इसका ऑफिस यही है, एंड टेक्निकली असिस्टेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ जनरल असेंबली अफेयर्स एंड कॉन्फ्रेंस सर्विसेज। ये सब मिलके काम करते हैं, है ना, क्योंकि सबके पास सारी इंफॉर्मेशन है, तो मिल बांट के काम करेंगे तो अच्छे से काम होगा। अब देखो, यूनाइटेड नेशन डिसआर्मामेंट चीफ मेड अ स्टेटमेंट अबाउट डिसआर्मिंग नॉर्थ कोरिया रिसेंटली। देखो, जब भी वेपन्स की बात आती है ना, तो सारी दुनिया को डराने का काम कौन करता है? नॉर्थ कोरिया। वो सीधी बात है, बोलता है कि हमें ना इतना लीगल एड दो, वरना तो हमें ना बॉम्ब छोड़ देंगे। तो हमेशा सब चाहते हैं कि नॉर्थ कोरिया को डिसआर्म किया जाए, और हमेशा यूएस है ना इस चीज को लेके लड़ता रहता है, तो इसको लेके हमेशा स्टेटमेंट आते ही रहते हैं। थोड़ा सा पागल टाइप आदमी है, और बहुत ज़्यादा ऑटोक्रेसी चलती है वहाँ पे नॉर्थ कोरिया के अंदर, तो हिसाब किताब थोड़ा खराब है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अगला है कॉन्फ्रेंस ऑफ डिसआर्मामेंट। तो इस तरह की कॉन्फ्रेंस बैठती है, इसका फोटो भी लेके दिखा दिया है। तो यहाँ पर सब मेंबर्स बैठे हैं और गैलरी के अंदर पत्रकार वगैरह सब बैठे रहते हैं, है ना। तो ये क्या है, इसको भी देख लेते हैं। इट इज अ सिंगल मल्टीलेटरल डिसआर्मामेंट नेगोशिएटिंग फोरम ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी। सिंगल मल्टीलेटरल डिसआर्मामेंट नेगोशिएटिंग फोरम है इंटरनेशनल कम्युनिटी की, बड़ी अच्छी बात। दो इट इंक्लूड्स practically all multilateral arms control and disarmament problems, it focuses on nuclear arms race and nuclear disarmament। बिल्कुल, इसको भी याद रखना है। इंडिया ने भी रिकॉग्नाइज कर रखा है सीडी को एज द सिंगल मल्टीलेटरल डिसआर्मामेंट नेगोशिएशन फोरम एंड डिस्कार्ड एनी अदर फोरम। तो बोले देखो, जो भी बात होगी सारी यहीं पे आके होगी, है ना, यहाँ पर सारा डिस्कस करेंगे और काम करेंगे। नेक्स्ट, अब देखो, ये तो थी बोल बच्चन वाली चीजें, अब थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों पे आ जाते हैं। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, ये 4 ग्रुप मैं भी आपको पढ़ाऊंगा, और इन सब का आपको इंपॉर्टेंस भी बताऊंगा, और ये सब 4 ना बहुत न्यूज में भी रहते हैं, है ना, और इनसे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो इनको देखते हैं। सबसे पहले, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप क्या है? साल भर पहले ये बहुत ज्यादा न्यूज में था। क्यों? इसमें ना इंडिया को मेंबरशिप मिलनी थी, है ना, लेकिन इंडिया को कुछ एक कारणों से मेंबरशिप नहीं मिल पाई। अभी जस्ट मैं आपको उसके रीजंस भी बताऊंगा, इंडिया को इसकी मेंबरशिप वगैरह क्यों चाहिए थी, है ना, क्या हिसाब किताब था, तो उन सब चीजों का डिस्कशन इसमें होगा, और इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप है ना, नाम से ही हमें समझ में आ रहा है, न्यूक्लियर की सप्लाई, मतलब न्यूक्लियर की सप्लाई का मतलब न्यूक्लियर मटेरियल सप्लाई करने वाले ग्रुप हैं। ये एक वॉलेंट्री नॉन लीगली बाइंडिंग एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम है। देखो, इसके शब्दों पे जाना, एक तो वॉलेंट्री है, चाहूं तो चाहूं वरना ना चाहूं, एक नॉन लीगली बाइंडिंग, लीगली इस पे कोई बाइंडिंग नहीं है, और एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम है, मतलब हम एक्सपोर्ट पे कंट्रोल करेंगे। मतलब कोई भी कंट्री एक्सपोर्ट नहीं करेगा अगर एनएसजी का मेंबर नहीं है, तो न्यूक्लियर मटेरियल, है कि नहीं। तो ये एक रजीम है। ओरिजिनली लंदन क्लब बोलते थे इसको, जब इसको फाउंडेड किया गया था। क्यों फाउंड किया गया था? देखो, 1974 में इंडिया ने पोखरण के अंदर, राजस्थान के अंदर न्यूक्लियर टेस्ट किया था। तो इनको लगा कि ऐसे तो इंडिया ने टेस्ट कर लिया, तो बाकी लोग भी टेस्ट करते रहेंगे, है ना, और फिर तो सब लोग है ना अपना जुगाड़ बना के रख लेंगे,
तो बोले नहीं, हम एक है ना क्या बोलते हैं ग्रुप बनाएंगे और हम ना न्यूक्लियर मटेरियल फिर किसी को नहीं देंगे। तो इंडिया ने यूज किया ना न्यूक्लियर टेस्ट का इस्तेमाल किया, तो उसके बाद में इन्होंने एक लंदन क्लब बनाया अपोज करने के लिए। और क्या बोलते हैं अमेरिका का अपोज था उस टाइम पे, लेकिन हमको हमारी उस टाइम की आवश्यकता थी तो हमने उसको कर लिया। बड़ी अच्छी बात, लंदन क्लब बन गया। अब क्या हुआ, वो बनते बनते एनएसजी बन गया। एनएसजी क्या बना, ग्रुप ऑफ न्यूक्लियर सप्लायर कंट्रीज that seeks to contribute to the non-proliferation of nuclear weapons through implementation of two sets of guidelines for nuclear export and nuclear related exports। देखो, प्रोलीफरेशन का मतलब होता है प्रो टंग ट्विस्टर है एक्चुअली एक सेकेंड। हाँ, ये टंग ट्विस्टर है, मेरे हमेशा टंग ट्विस्ट होती है। प्रोलिफरेशन मतलब पैदावार करना, बनाना बहुत ज्यादा। तो बोले ये सब चाहते थे कि हम है ना ये न्यूक्लियर जो कंटेंट है, न्यूक्लियर सप्लाई है, इसको अगर बहुत ज्यादा करेंगे ना तो इससे क्या होएगा, इससे न्यूक्लियर वेपन भी बनाए जा सकते हैं। तो बोले हमको क्या करना है, न्यूक्लियर के एक्सपोर्ट पे और न्यूक्लियर से रिलेटेड इक्विपमेंट के एक्सपोर्ट पर कंट्रोल करना होगा। तो सबने मिलकर एक ग्रुप बना लिया, है कि नहीं, वरना तो इसको सही से यूज नहीं किया जाएगा। अनपीसफुल मेथड्स के लिए यूज करेंगे, है ना, लड़ाई झगड़े के लिए यूज करेंगे तो काम खराब हो जाएगा। तो वो नहीं होना चाहिए था, तो उसके लिए इन्होंने एक ग्रुप बनाना चाहा। बड़ी अच्छी बात। तो बोले क्या करें, एक्सपोर्ट पर कंट्रोल कर दो। तो अब क्या है, एक्सपोर्ट पर कंट्रोल क्या है, जो सप्लायर है ना उसकी अथॉरिटी है क्या, कि ट्रांसफर ओनली व्हेन सेटिस्फाइड दैट द ट्रांसफर वुड नॉट बी कंट्रीब्यूट टू द प्लोरिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। अब जो इसका सप्लायर है ना, इसके हिसाब से क्या बोलेगा कि भाई साहब सप्लाई हम उसको ही करेंगे हमें अगर सजेस्टेड रहेगा, हमें लगेगा कि ये पीसफुल यूज के लिए ही करेगा इसको यूज। इसके अभी 48 तो मेंबर्स हैं, यूरोपियन कमीशन भी इसके साथ में है, और जेंगर कमिटी है एक, वो भी इसका ऑब्जर्वर है। After India and US civil nuclear agreement, India has been trying to become a member, but membership has been blocked by China। अब एक चीज, दो चीजें पहले आपको बता देता हूं मैं, फिर चाइना का क्या इशू है वो भी बता देता हूं। ये जेंगर कमिटी क्या है, तो जेंगर कमिटी भी देख लो। इट इज ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियर एक्सपोर्टर्स कमिटी, sprang out of Article 32 of the Treaty of Non-Proliferation of Weapons NPT, जो नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा। NPT एक बनी हुई है कि सब चाहते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स को खत्म कर दिया जाए, लेकिन उसमें है ना बहुत ज्यादा इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन किया हुआ है, जो ऑलरेडी पहले के पुराने वाले न्यूक्लियर स्टेट्स थे ना उन्होंने, और P5 वगैरह ने, तो इंडिया उसको साइन नहीं कर रहा है। तो उसको करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में, है ना, जो मेन ट्रीटीज हैं। तो जेंगर कमेटी भी ऐसे 39 कंट्रीज से मिलके बनी हुई है कि भाई न्यूक्लियर वेपन्स का प्रोलिफरेशन नहीं होना चाहिए। तो ये सारे कंट्रीज के नाम है, इनको एक बार अपन देख लेंगे, है ना, आप इन सबको देख लेना और एक बार मैप में भी देख लेना, मैपिंग भी थोड़ी सी तैयार हो जाएगी। और इसका परमानेंट ऑब्जर्वर जो है वो यूरोपियन कमीशन है। अब देखो, दो तीन चीजें बता देता हूं। एक तो इंडिया और यूएस का सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ, जबकि बोल रखा है कि आप अगर एनएसजी के मेंबर नहीं हो तो इंडिया और यूएस का वो नहीं होगा, क्या, इंडिया यूएस से खरीद नहीं सकता और यूएस इंडिया को बेचेगा नहीं। लेकिन फिर भी यूएस ने बेचा, जिससे कि ये दिखाता है कि इंडिया कितना जिम्मेदार और पीसफुल टाइप का कंट्री है ना। क्योंकि इंडिया और यूएस की जो सिविल न्यूक्लियर डील है ना, वो क्या थी 2005 की, इट रिकॉग्नाइज इंडिया एज अ न्यूक्लियर वेपन पावर, इट एम्फेसिस ऑन नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। मतलब इंडिया का जो हिसाब किताब है ना, यूएस भी ये मानता है कि मास डिस्ट्रक्शन वाले वेपन नहीं बनाएगा। अब देखना कितनी इंपॉर्टेंट बात है, इवन दो इंडिया डिड नॉट ऑफिशियली ज्वाइन एनपीटी, दिस एग्रीमेंट अफोर्डेड द सेम बेनिफिट एज द अदर लीडिंग न्यूक्लियर पावर लाइक सिविलियन स्पेस प्रोग्राम, हाई टेक्नोलॉजी ट्रेड एंड मिसाइल डिफेंस। उतना ही इंपॉर्टेंस इंडिया को भी दिया जाएगा। क्यों भाई साहब, इंडिया की जो इमेज है ना, इंडिया की जो इमेज है सीरियस एंड सिंसियर इमेज है। और देखो हमेशा विश्व शांति में इंडिया का भागीदारी तो रही है, तो इंडिया को है ना कोई आंख नहीं दिखा सकता। तो जैसे अभी दिल्ली के अंदर दंगे वगैरह हो रहे हैं ना, ये चीजें इसलिए खराब है हमारे कंट्री के लिए
देखो, एक तो हमेशा हम पीस प्रिवेल कर रहे हैं, और हमेशा दुनिया में ये देखा जाता है कि हमारी गवर्नमेंट, हमारा जुडिशियल सिस्टम, हमारी एग्जीक्यूटिव मशीनरी सब इम्पार्शियल है चीज़ों को लेके, और वो सही फैसला देंगी। भले ही हम गरीब हैं, लेकिन ओवरऑल आउटकम बढ़िया देते हैं अपन। लेकिन इन सब चीज़ों से पता है, जैसे ट्रंप आया कल और दिल्ली के अंदर दंगे हो रहे थे, तो इन सब चीज़ों से होता क्या है, इमेज खराब होती है कंट्री की। फिर क्या होगा, वो वहां पे जाएंगे और डिस्कस करेंगे कि यार इंडिया के स्टेट को अगर अपन इस तरह से एक्सपोर्ट करते रहेंगे तो वो गलत तरीके से भी यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, गलत हिसाब किताब जब अपने चलेगा ना, तो लेजिटिमेसी खत्म होती है, तो विश्वास खत्म होता है, तो धीरे धीरे क्या है, हम अपनी बार्गेनिंग पावर खो देते हैं। इसलिए ये दंगे वगैरह होना है, ये सब चीजें हमारी इमेज को मलाइन करती हैं, और इसका डायरेक्ट इंपैक्ट होता है सोशल डेवलपमेंट पे और इकोनॉमिक्स पे, तो इसलिए नहीं होना चाहिए। तो देखो, इंडिया न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर भी नहीं है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को साइन भी नहीं करा, फिर भी इंडिया यूएस की सिविल न्यूक्लियर डील हो गई। इमेज है ना यार इंडिया की कितनी अच्छी, इंडिया की इतनी अच्छी इमेज है क्योंकि जिम्मेदार नेशन है। तो ये जिम्मेदारी बरकरार रहे, इसलिए ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं। It included separation of civilian and military nuclear facilities and bringing civilian nuclear facilities under IAEA safeguard। बड़ी अच्छी बात, ये तो हम वो ट्रीटी हुई थी, अच्छी बात। अच्छा, ये इंडो यूएस की ट्रीटी भी हो गई और इंडिया मेंबर भी बनना चाहता है कि बार बार रोड़े ना अटके, लेकिन बार बार चाइना ब्लॉक क्यों कर देता है इंडिया की मेंबरशिप, उसको समझना चाहिए। नेशनल, ये जितने भी 4 टाइप की रीजन है ना, जैसे ऑस्ट्रेलिया ग्रुप हो गया, वेस्टर्न अरेंजमेंट और एमटीसीआर, ये सारी चीजें, एनएसजी, इनका एक रूल है, अगर किसी नए मेंबर को जोड़ना है ना, तो जितने भी पुराने मेंबर्स हैं ना, सबको वोट करना पड़ेगा फेवर में। एक भी अगर अगेंस्ट में हो गया ना, तो बस वो आपको ग्रुप में शामिल नहीं करेंगे। तो इन 4 में से 3 जो अगली आने वाली पढ़ेंगे अपन, उन 3 का इंडिया मेंबर है और केवल एनएसजी का ही मेंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि केवल एनएसजी का ही चाइना मेंबर है और वो कभी इंडिया को घुसने नहीं देता। बाकी 3 का मेंबर चाइना नहीं है, तो इंडिया आराम से घुस गया। अब इंडिया उनको नहीं घुसने देगा चाइना को, तो ये वाला रोड़ा चला हुआ है ना, एक हाथ दे और एक हाथ ले। तो इसलिए एनएसजी का मेंबर इंडिया बन नहीं पाता है, हमेशा चाइना रोड़ा अटका देता है। बड़ी अच्छी बात। आई सपोज कि आपको थोड़ा सा सिनेरियो समझ में आया होगा, है ना, बस इसको सिनेरियो ही समझना है और इसी तरह से क्वेश्चन किया जाता है। और देखो, क्वेश्चन में है ना, क्वेश्चंस को करने में आपको स्मार्टनेस दिखानी पड़ेगी, है ना। कई बार क्या है, थोड़ा सा इधर उधर भी ऑफ द रिकॉर्ड भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, कई बार मैनेज भी करना पड़ेगा। जैसे अभी वो वर्ल्ड बैंक वाला ही क्वेश्चन सबसे पहले हमने डिस्कस किया था, है ना। तो देखो, यूपीएससी का क्वेश्चन बनाने वाले भी ह्यूमंस ही है ना, लेकिन भाई वो उन्होंने की दे दी तो दे दी, तो नियरेस्ट बेस्ट पॉसिबल आंसर कौन सा है उसको देखना। इन सब चीजों को लेकर देख के लेकर चलना ही पड़ता है ना। आगे चलते हैं। अब अपन ये देख लेते हैं कि एनएसजी के मेंबर कंट्रीज कौन से हैं। तो ये सब 48 मेंबर कंट्रीज हैं, पाकिस्तान भी नहीं है। आई गेस मैंने ये मैप दूसरा लगा दिया है। क्यों? चाइना इसका मेंबर है एनएसजी का, 48 पार्टिसिपेटिंग मेंबर्स कौन से हैं। तो मैप, आई गेस, एक सेकेंड, मैं ना आपको पीपीटी के अंदर दूसरा मैप दे दूंगा। मैप शायद ये प्रॉपर नहीं है, क्योंकि इसके मेंबर हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेलारूस, बेल्जियम, ब्राजील, बुल्गारिया, कनाडा, चाइना, क्रोएशिया, साइप्रस और बाकी ये सारे देश हैं। तो इसमें ना चाइना नहीं दिया हुआ है ना, काफी देश हैं, चाइना नहीं दिया हुआ। तो ये विकिपीडिया पे मैप गलत है। कई बार क्या होता है, विकिपीडिया की इंफॉर्मेशन गलत है और मैंने क्या जस्ट वहां से इसको उठाया, तो क्रॉस चेक कई बार हो पाता है और कई बार नहीं हो पाता है। तो इस चीज का देखो ध्यान रखना, इस मैप को कंसीडर मत करना। ये 48 कंट्रीज है ना, ये बिल्कुल सही है, 48 कंट्रीज है ना, तो इस मैप को कंसीडर मत करना। दिस मैप इज फ्लॉड। क्रॉस चेक करते हैं चीजों को काफी, लेकिन फिर भी कई बार मिस्टेक्स इनमें हो जाती हैं। तो ये वाला मैप नहीं, मैप मैं आपको पीपीटी में दूसरा दूंगा एनएसजी का, या फिर इस मैप को अवॉइड ही करना है। अवॉइड अवॉइड अवॉइड, मैप से आपको मतलब ही नहीं है। आप तो एक काम करना, ये 48 कंट्रीज है ना, इनके नाम देख लेना, उसके अलावा एवरीथिंग इज इन प्लेस। तो विकिपीडिया की सारी चीजों पे विश्वास भी नहीं किया जा सकता, हो जाता है कभी। नेक्स्ट देखते हैं अपन। अच्छा, इंडिया को एनएसजी की मेंबरशिप क्यों चाहिए? वाई मोदी जी सो इंटरेस्टेड, अपना मुंह फुला के क्यों बैठे हैं? तो भाई साहब, इसके कुछ एक रीजंस हैं, मैंने डिमार्केट किए हैं, इनको भी देखो। मेंबरशिप अगर एनएसजी का इंडिया को मिल जाएगा,
तो इंक्रीजेज इंडियाज एक्सेस टू स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी फ्रॉम अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी का मतलब होता है अत्याधुनिक तकनीक, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी। तो अदर मेंबर्स की उन टेक्नोलॉजी एक्सेस इजीली हो जाएंगी, लीगल सैंक्शन मिल जाएगा ना यार, बढ़िया काम हो जाएगा। और एक्सेस टू टेक्नोलॉजी एंड बीइंग अलाउड टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर इक्विपमेंट्स विल गिव बूस्ट अपने मेक इन इंडिया प्रोग्राम को। क्यों? क्योंकि देखो सीधी सी बात है, न्यूक्लियर इक्विपमेंट्स बनाएंगे तो एनर्जी नीड्स वगैरह हमारी सर्व हो जाएंगी, तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम बढ़िया से जम जाएगा, जो कि इतना अच्छा भी चला नहीं है लेकिन फायदा मिलेगा ही। जिससे क्या होगा, इकोनॉमी का ग्रोथ होएगा, अपना एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, इंपोर्ट कम हो जाएगा, तो पैसा आने लग जाएगा। और अंटी में जब पैसा आता है ना तो आदमी की बार्गेनिंग पावर बढ़ती है और हिसाब किताब बढ़िया होता है। और एज पर इंडियाज INDC अंडर पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट इंटेंडेड नेशनल डिटर्मिनेंट कंट्रीब्यूशंस, मतलब हर नेशन को ये बताना होता है कि हम कितना कितना प्रदूषण कम करेंगे, है ना। ये हमारे INDC कंट्रीब्यूशंस हैं। इस पे यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया था, तो शायद आपके एनवायरमेंट के टीचर ने उसको करवा दिया होगा। तो वहां पर भी क्या बोला है कि हमको फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंस को कम करना है, एंश्योरिंग दैट 40% ऑफ इन एनर्जी इज सोर्स फ्रॉम रिन्यूएबल एंड क्लीन सोर्सेज। मतलब जितना भी प्रोडक्शन हमारा होता है उसमें से 40% रिन्यूएबल और क्लीन सोर्सेज से होएगा। चाहे विंड एनर्जी का यूज करो, चाहे सूरज से बिजली बनाओ, चाहे न्यूक्लियर से बनाओ, है ना। अगर फॉसिल वाला यूज करने लग जाते हैं ना अपन, कोयला जला जला के, पेट्रोल जला जला के, तो क्या होगा, तो भाई साहब प्रदूषण बहुत फैलेगा। और न्यूक्लियर क्या है, वैसे वाला प्रदूषण नहीं है, उसको ठिकाने लगाया जा सकता है। तो इन ऑर्डर टू अचीव दिस टारगेट वी नीड टू स्केल अप न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन। और ये कब पॉसिबल है कि भाई NSG की मेंबरशिप इंडिया को मिल जाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना यार, इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिया को बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। बड़ी अच्छी बात, आगे चलते हैं। और नामीबिया जो है ना, नामीबिया कहाँ पड़ता है, साउथ अफ्रीका के पास पड़ता है। नामीबिया की क्रिकेट टीम भी है, 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है यूरेनियम का। और उसने बोला 2009 में कि हम आपको यूरेनियम की सप्लाई कर देंगे। बड़ी अच्छी बात, कर दो। लेकिन ये हैपन नहीं हुआ। क्यों? इन्होंने एक पेलिंडाबा ट्रीटी साइन की हुई है, अफ्रीका के कंट्रीज ने मिलकर पेलिंडाबा ट्रीटी बनाई हुई है, विच एसेंशियली कंट्रोल्स द सप्लाई ऑफ यूरेनियम फ्रॉम अफ्रीका टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्वेश्चन आया था NSG पे 2018 में। तो चीजें न्यूज में रहती हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछती है यूपीएससी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा था, क्या What are the consequences of a country being the member of nuclear supplier group? NSG का मेंबर बन जाएगा कोई कंट्री, तो उसको क्या फायदा होएगा? It will have access to the latest and most efficient nuclear technologies। बिल्कुल जनरल स्टेटमेंट है, जनरल स्टेटमेंट है, ऐसा ही होता है। तो ऑप्शन 1 जहां जहां पे उसको काटो, ये कटा और ये कटा। अब दो ऑप्शंस में देखना है। It automatically becomes the member of the Treaty of Non-Proliferation of Nuclear Weapon। अरे नहीं, ऐसी तो बात ही नहीं हुई, है ना। अरे सॉरी, मिस्टेक हो गई। तो पहला ऑप्शन सही था ना, तो पहला ऑप्शन जहां पे नहीं है उसको काटो। तो पहला ऑप्शन कहां पे नहीं है, ऑप्शन 2 पे नहीं है और उस पे नहीं है, लेकिन दूसरा ऑप्शन गलत है, तो बस इनको काटो। तो ऑप्शन A हुआ ना डायरेक्टली। कई बार हल्की सी मिस्टेक हो जाती है, ऑप्शन A हुआ, है कि नहीं। NPT के साइन करने के लिए अलग हिसाब किताब है, NSG का बन जाएगा तो इन टेक्नोलॉजीज को यूज कर लेंगे। इन्होंने मिलके सब बनाया हुआ है। और न्यूक्लियर वेपन के लिए अलग ट्रीटी बनी हुई है, और न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप सिविलियन पर्पस के लिए भी न्यूक्लियर की टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो, तो दोनों के मैंडेट भी अलग है। नेक्स्ट लेक्चर में NPT वगैरह बिल्कुल बढ़िया से आपको मैं समझा दूंगा ना, तो दोनों को कंपेयर करके देखोगे ना तो पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो अभी तो यहीं तक समझो कि NSG का क्या हिसाब किताब है। तो आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं। आई होप कि आप बहुत मेहनत करते रहेंगे, फोड़ू तरीके से करते रहो। हैप्पी टाइम, गुड लक, एंजॉय, टेक केयर, बाय बाय।